बाबू जूनियर 2018 इनिशियल का जो ओवरमैन वाला क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं उसी के कंटिन्यूशन में आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोगों को हम ये बोल देना चाहते हैं कि मेरे पेज के साथ चलिए, और जो भी मेरे पास ये जो एनसीएल के लिए जो हम आपको मटेरियल भेजा उसके अलावा भी जो मटेरियल मेरे पास है वो हम व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य डालते जाएंगे। विजिट में जो इंटरेस्टेड है वो बच्चे उसको भी देखिएगा, वो आपके काम का, इसीलिए हम वहां डालते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 49 पे आ गए। 49 क्वेश्चन नंबर 49 17 नंबर का ये सेक्शन रहता है। फिर 20 सेक्शन देखेंगे इसी क्वेश्चन पेपर का, फिर और 4 क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है, एक दूसरी बात यदि आप लोग को जो हम पढ़ा रहे हैं वो अच्छा लगता है तो कम से कम लाइक कर दिया कीजिए। व्हाट इज सब्सिडेंस इन कोल माइनिंग? कोल माइनिंग लिखा या ना लिखा, सब्सिडेंस क्या होता माइनिंग में इतना भी बोल दिया होता तो सब सीएन बात था। कोल माइनिंग में क्या, अंडरग्राउंड मेटल माइनिंग में सब्सिडेंस नहीं होगा, कहीं पर भी होगा जहां अंडरग्राउंड एक्सकावेशन करेंगे। ठीक है, अंडरग्राउंड से मटेरियल एक्सकावेट करें, चाहे कोल निकाले चाहे और निकाले। ठीक है, तो सब्सिडेंस का डेफिनेशन पूछा, यहां कोई हो सकता है एक पॉइंट क्या क्या दिया। ठीक है, फिर हम सब्सिडेंस बताएंगे। तो सबसे पहले सब्सिडेंस से ना बता देते हैं, तब ना आपको यह समझ आए कि इसमें से क्या उसका सही ऑप्शन होगा। सब्सिडेंस क्या होता है? सब्सिडेंस ओपन कास्ट का बात नहीं है, यह टर्मिनोलॉजी है अंडरग्राउंड माइनिंग का। कहां का है? अंडरग्राउंड माइनिंग का। यदि जब हम अंडरग्राउंड माइनिंग करते हैं, अंग्रेजी में बताएंगे, डेफिनेशन अंग्रेजी में बताएंगे, पहले हिंदी में समझ लीजिए। जब हम अंडरग्राउंड माइनिंग करते हैं, अंडरग्राउंड में एक्सकावेशन करते हैं, कोयला निकालते हैं या ओर निकालते हैं, तो खाली जगह हो जाता है, होगा ना। खाली जगह होने से क्या होगा, उसका इंपैक्ट जो है वो कहां पे पड़ेगा? ऑन द सरफेस। कहां पे? सरफेस पर। सरफेस पर टेंसाइल स्ट्रेन डेवलप्ड हो जाता है, और टेंसाइल स्ट्रेन डेवलप्ड होने के चलते 3 तरीके के सरफेस में प्रभाव पड़ेंगे। वो पहला प्रभाव क्या हो सकता है? सिंक होल। दूसरा हो सकता है क्रैक्स ऑन द सरफेस। तीसरा हो सकता है आपका ट्रफ बन जाएगा। ठीक है, अब इनको हम समझाते हैं। सिंक होल किसको बोलते हैं? गड्ढा बन गया। क्या बन गया? गड्ढा बन गया। वो आपका जो सरफेस एरिया था वो धस गया, और धस के जहां से आपने अंडरग्राउंड से एक्सकावेशन किया था उसमें जाके घुस गया वो मटेरियल, अब पूरा एक होल बन गया, सिंक होल, गड्ढा बन गया, बड़का गड्ढा बन गया, तो बोलते हैं सिंक होल। और मैक्सिमम लोग इसी को सब्सिडेंस बोलते हैं। नहीं, ये एक टाइप है। दूसरा टाइप क्या होता है? क्रैक्स ऑन द सरफेस। ठीक है, सिंक होल नहीं बना लेकिन सरफेस पे क्रैक्स भी डेवलप हो जाता है, तो वो भी सब्सिडेंस के डेफिनेशन में आता है। तीसरा क्या होता है? ट्रफ बन जाता है। ट्रफ क्या होता है? ये मेरा हाथ दिख रहा है, ये लेवल है अभी। ठीक है, ऐसा देखिए, ये लेवल है, ये ऐसा हो गया, कटोरा टाइप का हो गया, ग्राउंड झुक गया, डिप्रेशन हो गया ग्राउंड में, तो ट्रफ बन जाएगा। डिप्रेशन मतलब ग्राउंड का अपने ओरिजिनल लेवल से थोड़ा लोअर लेवल में आ जाना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में क्या है ये सब्सिडेंस? क्या है? सब्सिडेंस इज द डिप्रेशन ऑफ ग्राउंड सरफेस ड्यू टू माइनिंग एक्सकावेशन और ड्यू टू अंडरग्राउंड माइनिंग। इट में भी सिंक होल्स, सरफेस ऑन द क्रैक्स और ट्रफ। ठीक है, हम यहां लिख दे रहे हैं और इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा। क्या बोले बाबू? सब्सिडेंस इज द, ये वर्ड याद रखिए, डिप्रेशन, DEPRESSION, डिप्रेशन बोलते ना, आदमी डिप्रेशन में चले गया, उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है इंसान के लिए, तब वो डिप्रेशन। यहाँ पे डिप्रेशन का मतलब क्या है? जो ओरिजिनल ग्राउंड लेवल था वो थोड़ा सा ऐसा झुक गया, दिख रहा है, एक कटोरा टाइप का मेरा हाथ हो गया, ऐसा था वो ऐसा हो गया, तो डिप्रेशन हुआ। सब्सिडेंस इज द डिप्रेशन ऑफ ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस ऐसे लिखा मतलब सरफेस, काहे के कारण होगा ऐसे? अपने आप होगा क्या? नहीं, ड्यू टू अंडरग्राउंड माइनिंग। ड्यू टू अंडरग्राउंड माइनिंग। इट में भी
इट मतलब सब्सिडेंस, इट मे बी क्रैक्स ऑन द सरफेस, क्रैक्स ऑन द सरफेस, कमा, सिंक होल्स, सिंक SINK, सिंक होल्स, आर ट्रप, TROUGH, ट्रप। ठीक है, ये है डेफिनेशन सब्सिडेंस का। अब यहां हम मैच करेंगे कि उससे कोई मेल खाता है कि नहीं खाता है। क्या बोला? सब्सिडेंस इज द डिप्रेशन ऑफ ग्राउंड सरफेस ड्यू टू अंडरग्राउंड माइनिंग, इट में बी क्रैक्स ऑन द सरफेस, सिंक होल्स और ट्रप्स। ठीक है, अब देखो जी यहां क्या क्या बताया है। फोल्डिंग ऑफ स्ट्राटा मतलब सतह का मुड़ जाना, इसमें कहीं कोई बात है ऐसा सब्सिडेंस में? ब्रेकिंग ऑफ रॉक, रॉक टूट जाना, टूटने से इसका मतलब है, ये तो मूवमेंट से मतलब है। यहां क्या हो रहा है? ग्राउंड मूवमेंट हो रहा है। स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा? ग्राउंड मूवमेंट होगा। ग्राउंड मूवमेंट होगा तो तीन टाइप का होगा, या तो सिंक होल बन जाएगा, या ओरिजिनल ग्राउंड से थोड़ा सा इस टाइप का ट्रप बन जाएगा, या तो सरफेस पर क्रैक्स पैदा हो जाएंगे। ब्रेकिंग ऑफ रॉक का मतलब क्या होगा? जैसे ब्लास्टिंग से हम रॉक को तोड़ते हैं वो बोल रही है, और मैक्सिमम बच्चा लोग इसी को टिक कर देगा, गलत कर देगा। लिफ्टिंग ऑफ सरफेस मतलब क्या बोल रहा हूं? लिफ्टिंग ऑफ सरफेस, सरफेस का ऊपर उठ जाना। ऊपर उठता है क्या? इसमें तो क्या हो रहा है बोला हम, नीचे जाता है। ग्राउंड का जो मूवमेंट होगा ग्राउंड सरफेस का, वो नीचे की तरफ होगा। तो लिफ्टिंग होगा, लिफ्टिंग मतलब सरफेस का ऊपर उठ जाना, स्टार्टर का ऊपर उठ जाना नहीं ना होगा। और नन, या इनमें से कोई भी नहीं। कौन सा होगा बाबू? बताओ। ये डेफिनेशन से ये कोई एक भी मेल खाता है क्या? है या ना? मैं बोलो सब्सिडेंस का क्या डेफिनेशन? सब्सिडेंस इज द डिप्रेशन ऑफ ग्राउंड सरफेस ड्यू टू अंडरग्राउंड माइनिंग, इट मे बी क्रैक्स ऑन द सरफेस आर सिंक होल्स आर ट्रप। ठीक है, हम सब्सिडेंस का एक पूरा मेरा प्लेलिस्ट है, सब्सिडेंस को जाके देखिएगा। उसमें एंगल ऑफ ड्रा या जिसको लिमिट एंगल बोलते हैं वो भी बताए हैं। ठीक है, तो 1 मिनट वीडियो रख के पहले हम हल्का से इसका फिगर बना के बताते हैं। हाँ, पहले ये देख लीजिए, इसमें क्या होगा? इसमें नन होगा, इनमें से कोई भी इसमें डेफिनेशन में नहीं आता। सब्सिडेंस की डेफिनेशन में ये कोई वर्ड नहीं आते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन। अब थोड़ा सब्सिडेंस को फिगर के माध्यम से बताते। देखिए बाबू, मेरा एंगल ऑफ ड्रा वाला और सब्सिडेंस वाला प्लेलिस्ट में बहुत लंबा चौड़ा बताया, उतना यहाँ नहीं बता सकते। वो 5 घंटे का वीडियो है, 10-15 को, और यहाँ पे 5 मिनट में बता रहे। देखिए, ये आपका ओरिजिनल ग्राउंड सरफेस है। ये जो है ओरिजिनल ग्राउंड लेवल लिखा हुआ है, देखिए ओरिजिनल ग्राउंड लेवल है। और ये जो आपका एक कोई पैनल है, गैलरी नहीं है बाबू। यानी तो एक बच्चा बोला सर एक गैलरी जो आप बनाए थे, मगर बाबू गैलरी नहीं, एक कोई पैनल है या कोई माइन है। समझिए, ये जो यहां से इतना जो एरिया हम ये दिखा रहे हैं, ये कोई माइन समझिए या कोई एक पैनल को समझिए। ठीक है, तो मेरा इतना एरिया का मैंने क्या किया है? एक्सट्रैक्टेड एरिया लिखा, मतलब यहां से हमने और या कोल निकाल लिया है, और इधर से कोलसियम निकाला था। कोलसियम का मतलब इधर का कोयला निकालना बाकी है, बाकी माइन एरिया का इतना एक पैनल है मान लो, उसका निकाल लिया। तो एक पैनल से कोयला निकालेंगे तो ऐसा नहीं ना कि दिल्ली तक का यहां से सब्सिडेंस हो जाएगा। उसका एक लिमिट रहता है। क्या रहता है? लिमिट रहता है कि मैक्सिमम कहां तक का सब्सिडेंस पैदा करेगा। तो ये जो पॉइंट है, जहां तक हिंदुस्तान में, इंडिया में 4 से 41 डिग्री तक एंगल ऑफ ड्रॉ बनता है। कितना बनता है? एंगल ऑफ ड्रॉ। ये पॉइंट ऑफ जीरो सब्सिडेंस कैसे ले लेंगे? मैं बोल दिया यहां फिगर बना, यहां बन जाएगा? नहीं, ये क्या हुआ? ये आपका यहां पे, यहां के बाद आपका ये लिमिट हो गया, आपका ये पैनल का लिमिट हो गया हुआ। तो ये लिमिट जहां खत्म, वहां से हमने वर्टिकल लाइन ड्रा कर दी, जिसको हम नॉर्मल लाइन भी बोल सकते हैं। तो इस नॉर्मल लाइन और इस जो आपका ये नॉर्मल लाइन और ये लिमिट लाइन है, ये क्या है? ये लिमिट लाइन है और ये नॉर्मल लाइन है। दोनों तरफ उसी टाइप का चीज रहेगा, नॉर्मल लाइन है। तो ये नॉर्मल लाइन हुआ जहां पे आपका ये क्या हुआ? इतना ही आपका पैनल था, और यहां आपका लिमिट खत्म हो गया पैनल का। तो ये कितना सरफेस पे सब्सिडेंस करेगा? तो उसके लिए एंगल जो बनेगा यहाँ पे, जिसको एंगल ऑफ ड्रॉ या लिमिट एंगल बोलते हैं, वहां बहुत बढ़िया समझाए।
ये इसका वैल्यू जो होगा इंडिया में 4 डिग्री से 41 डिग्री होता है। अलग अलग देश में अलग अलग होता है। हमारे देश में 4 डिग्री से 41 डिग्री होता है। कोई बुक में 42 से 43 डिग्री भी लिखा था। ये स्टैंडर्ड है, इसको ख्याल रखिएगा। 4 डिग्री से 41 डिग्री एंगल ऑफ ड्रा हिंदुस्तान में इससे कम नहीं होता, इससे ज्यादा नहीं होता। तब हम बोल रहे कि ये पॉइंट ऑफ जीरो सब्सिडेंस है। तो ये ओरिजिनल सरफेस था, ये अब कैसा हो गया, ऐसा ट्रप टाइप का बन गया। ठीक है, यह कभी रहेगा, यहाँ का जो मटेरियल था वो पूरा धंस के ये अंडरग्राउंड में आके घुस गया, तब इसको सिंक होल बोलेंगे। ठीक है, इतना ही है सब्सिडेंस, ज्यादा नहीं है। सब्सिडेंस का मेरा प्लेलिस्ट में जाके लंबा चौड़ा देखिएगा, वहां पर यहाँ पे बताऊंगा तो फिर 1 घंटा लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, विच इक्विपमेंट इज नॉट यूज्ड फॉर स्ट्रिपिंग वर्क इन ओपन कास्ट माइन। ओपन कास्ट माइन में स्ट्रिपिंग वर्क के लिए कौन सा इनमें से इक्विपमेंट इस्तेमाल नहीं होता? सावेल, ड्रैग लाइन, बकेट व्हील एक्सकावेटर और एसडीएल। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हम आप लोग के एनसीएल एमसीएल वाले के लिए जो तैयारी कर रहा है उसमें भी और ओपन कास्ट के प्लेलिस्ट में भी इक्विपमेंट यूज्ड इन ओपन कास्ट माइन और मशीनरी यूज्ड इन ओपन कास्ट माइन या एचएमएम यूज्ड इन ओपन कास्ट माइन, ऐसा करके एक वीडियो डाले हैं। ओपन कास्ट माइंस में 4 ही टाइप के हम इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, उसको समझ लीजिएगा। तो कोई आंसर कैसे भी आएगा आ जाएगा आपको, आप कर लीजिएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन 2018 माइनिंग सदर में पूछा था, वहां पे ऑप्शन अलग था, यहाँ अलग ऑप्शन है, बस इतने अंतर है। 4 टाइप के इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं हम। कौन कौन से 4 टाइप के इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं ओपन कास्ट में? एक करते हैं एक्सकावेटर्स। कौन से टाइप का इस्तेमाल करते हैं जी? एक्सकावेटर्स, या इसको हम लोडिंग मशीन बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? लोडिंग मशीन। दूसरा होता है ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट या हॉलिंग इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट और मशीनरी, इक्विपमेंट को मशीनरी बोल सकते हैं। तीसरा रोड मेकिंग एंड मेंटेनेंस, रोड मेकिंग एंड मेंटेनेंस इक्विपमेंट। ठीक है, बता रहे क्या चीज होता है। और चौथा होता है ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन, एक्सकावेटर्स और लोडिंग मशीन में हमारे देश में सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक्सकावेटर या लोडिंग मशीन है सावेल। क्या है? सावेल। इस देश में सबसे ज्यादा ओपन कास्ट में एक्सकावेशन के लिए एक्सकावेटर्स के रूप में हम सावेल का इस्तेमाल करते हैं। सावेल में सब तरीके के इक्विपमेंट आएंगे। कौन कौन से? बेकहो, इलेक्ट्रिकल सावेल, जिसको इलेक्ट्रिकल सावेल को रोप सावेल बोलते, और बेकहो को कोई कोई डीजल सावेल भी बोलता है। एक ही बात हो, उससे ज्यादा बेकहो, ये ऐसा जो उठाता है ये बेकहो हो गया, क्योंकि पीछे जाके भी उठा सकता है। और जो इलेक्ट्रिकल सावेल रहता है, रोप सावेल जनरली ऐसा उठाता है। ठीक है, कुछ कुछ बेकहो भी ऐसे आ गया आजकल। ठीक है, सावेल इलेक्ट्रिकल सावेल के जिस टाइप का भी आ गया है। तो बेकहो और जो रोप सावेल है वो सब किसके श्रेणी में आएंगे? कम्स अंडर द सावेल। सावेल इस देश का सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक्सकावेटर्स है। इसके अलावा ड्रैग लाइन दूसरे नंबर पे क्या है? ड्रैग लाइन। इसके बाद आपका बकेट व्हील एक्सकावेटर्स और कोल काटने के लिए हम सरफेस माइनर का इस्तेमाल करते हैं। एसएम सरफेस माइनर का इस्तेमाल करते हैं। अब बोलेंगे कि रिपर नहीं बताए सर, स्क्रैपर नहीं बताए। वो काहे के लिए बाबू? वो सिर्फ जो है, जो लूज मटेरियल है उसके लिए होता है, उसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, इसलिए उसका नाम ही नहीं लिए हम स्क्रैपर और रिपर का। ठीक है, हमारा जो एक्सकावेटर्स में ये मेनली चीज है, सावेल, ड्रैग लाइन, बकेट व्हील एक्सकावेटर और सरफेस माइनर। सरफेस माइनर का भी कई टाइप्स है, वो हम बताएंगे कभी। ट्रांसपोर्टिंग या हॉलिंग इक्विपमेंट में सबसे ज्यादा इस देश में यूज होने वाला चीज है डंपर, या जिसको हॉल पैक बोलते हैं, डंपर। और दूसरा होता है आपका बेल्ट कन्वेयर। दूसरा क्या होता है? बेल्ट कन्वेयर। बड़ा बड़ा माइंस में होता है, जैसे इंसिल के माइंस है, सिंगरनी कॉलेज कंपनी लिमिटेड के माइंस है, वहां पर
इसके भी वेरिएंट रहते हैं। आप यहां सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, हम एक दिन इनपिट क्रसिंग एंड कन्वेइंग सिस्टम बताए होंगे। इनपिट क्रसिंग एंड कन्वेइंग में क्या करते हैं, जो ब्लास्टेड ओबी है उसको, या ब्लास्टेड कोल है, 4-6 बेल्ट लगा रहता है, उसको हम लेके आते हैं कहां पे, क्रसर में, माइन के अंदर में क्रसर। इनपिट क्रसिंग बोल रहे हैं, इनपिट मतलब पीठ के अंदर क्रसर है, वो क्रसर में लाके हम क्या कर रहे हैं, आपका जो है हॉलिंग डिस्टेंस बहुत कम हो गया, लाया उसके अंदर डाल दिया, क्रश किया, और क्रश करके नीचे में ऊपर के थ्रू वो बेल्ट में गिरेगा, और वहां से बेल्ट के थ्रू आपका स्प्रेडर में जाएगा, जहां पर स्प्रेडर बड़ा मशीन रहता है, उससे वो डंपिंग में ऐसा ऐसा करके क्या करता है, स्प्रेड करता, बढ़िया से डंपिंग बन जाता है। ठीक है, तो इनपिट क्रसिंग एंड कन्वेइंग सिस्टम है, तो ये अकेला बेल्ट कन्वेयर नहीं काम करेगा। ठीक है, इसके लिए भी सावेल डंपर कॉम्बिनेशन चाहिए, पूरे क्रसर चाहिए, फिर बेल्ट कन्वेयर। ठीक है, ऐसे कोल के लिए भी कर सकते हैं। ठीक, रोड मेकिंग एंड मेंटेनेंस में 2 इक्विपमेंट हमारे पास रहते हैं। इसके ऊपर भी अभी एक क्वेश्चन है, रोड मेकिंग एंड मेंटेनेंस के लिए भी, रोड लेवलिंग के लिए, रोड बनाना, रोड लेवलिंग करना, ठीक है, रोड का ग्रेडिंग करना, ये काम के लिए हम जनरली 2 इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, 2 इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं, वो है डोजर और ग्रेडर। डोजर का ज्यादा रोल है, ग्रेडर का सिर्फ लेवल करने के लिए, रोड को ग्रेडिंग, लेकिन हल्का फुल्का मटेरियल पुश करने के लिए भी काम आता है। मेनली पुशिंग ऑफ मटेरियल के लिए हम डोजर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, मेनली पुशिंग, पुश करना, डंपिंग साफ करवाना, फेस बनाना है, तो वहां के लिए हम डोजर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डोजर को भी ग्रेडर के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्रेडर जो होता है, मोटर ग्रेडर या ग्रेडर बोलिए, ये जो होता है, ये रोड को लेवल करने के लिए होता है। लिमिटेड फंक्शन के लिए हम इसका, ग्रेडर का भी इस्तेमाल मटेरियल पुश करने में कर सकते हैं। और ड्रिल मशीन होता है, ड्रिल मशीन भी 2 टाइप का होता है, एक इलेक्ट्रिकल ड्रिल होता है और एक आपका डीजल ड्रिल होता है। ये अलग अलग डायमीटर के आते हैं, और कोई भी ड्रिल को हम तभी HMM की श्रेणी में बोलते हैं जब उस ड्रिल से जो होल हो रहा है उसका डाया जो है, ड्रिल रॉड का डाया मोर देन 50 mm होना चाहिए। कई बार बताया है, ऑब्जेक्टिव आएगा कि हर प्रकार के ड्रिल को आप HMM की श्रेणी में नहीं बोल सकते, उसके कैटेगरी में नहीं बोल सकते, जब तक कि वो जो ड्रिल रॉड है उसका डाया जो है मोर देन 50 mm नहीं रहेगा तो नहीं बोलेंगे। मोर देन 50 mm रहेगा तभी बोलेंगे। मोर देन 50 mm डाया ऑफ ड्रिल रॉड रहेगा तब दैट ड्रिल इज नोन एज HMM। ये 2 टाइप का होता है, इलेक्ट्रिकल ड्रिल होता है और डीजल ड्रिल होता है। हमारे देश में मैक्सिमम माइज में 160 mm और 250 mm डाया ड्रिल इस्तेमाल होता है, लेकिन NCL जैसे बड़े बड़े ओपन कास्ट में 360 mm डाया का भी होल होता है। ठीक है, दुनिया बहुत बड़ा है, और ये कोल इंडिया है ना, ये गोल इंडिया है। ठीक, तो इसमें मुझे लगता हो गया। अभी देखिएगा इसके ऊपर, ये रोड मेकिंग एंड मेंटेनेंस के ऊपर, इसी पेपर में क्वेश्चन हम आगे सॉल्व कराएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 51 और 52 को लेते हैं। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको यहां लिखेंगे नहीं, हम पढ़ के समझा दे रहे। क्या बोला है, द राजमहल माइन डिजास्टर ऑफ 2016 वाज ड्यू टू, 2016 में जो राजमहल में डिजास्टर हुआ था, डिजास्टर का डेफिनेशन बताया हम, वो किस कारण से था वो पूछ रहा है। ठीक है, डिजास्टर बताए थे जिसमें 10 या उससे अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, तो उसको हम डिजास्टर बोलते हैं। तो ये जो राजमहल में माइन डिजास्टर हुआ था 2016 में, वो किसके कारण हुआ, यहाँ पे दिया है आपको ऑप्शन, ब्लास्टिंग, फायर, एक्सप्लोजन ऑफ गैस, स्टार्ट ऑफ फेल्यूर। तो राजमहल का जो डिजास्टर था बहुत ही दुखदायी था, हम उसको बहुत करीब से देखे हैं, और कुछ हमारे अपने परिचित भी उस डिजास्टर में अपनी जान गंवाए हैं। ठीक है, 29 दिसंबर 2016 का वो काला दिन था इस देश के इतिहास में, जब एक डंप, ओबी डंप के किनारे ब्लास्टिंग होने के बाद लैंड स्लाइड कर गया। मतलब ओबी जो था, ओबी डंप जो है
वो फेल कर गया और वहां जितने भी हमारे कामगार थे और जो भी इक्विपमेंट थे वो पूरी तरीके से बरीड हो गए, दब गए। तो क्या कारण था, क्या हुआ? स्टार्टअप फेल्यूर। क्या हुआ था? स्टार्टअप फेल्यूर। ये सब अनसेफ प्रैक्टिस का नतीजा है। आपको ओबी डंप और आपका एक्टिव वर्किंग एरिया में कुछ सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करना है ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। अब उस डंपिंग के एकदम किनारे में आप एक्टिव वर्किंग एरिया कीजिएगा, वहां पे एक्सकावेशन कीजिएगा, ब्लास्टिंग कीजिएगा, तो उसका इंपैक्ट उस ओबी डंप पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। एक दिन नहीं ना कर रहा, तो डेली ना ब्लास्टिंग कर रहे हैं, तो धीरे 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 उस पर इंपैक्ट हुआ और 29 दिसंबर 2016 को वो ओबी डंप जो है स्लाइड कर गया, फेल कर गया और बहुत सारा आदमी उसमें दब के मर गया। रिकॉर्डेड 35 बोलता है, लेकिन उससे भी ज्यादा शायद मरा है उसमें। ठीक है। तो ये 29 दिसंबर 2016 की जो घटना थी, ये किस कारण से हुआ? स्टार्टअप फेल्योर। ठीक है, ब्लास्टिंग के बाद। दूसरी बात, एक और प्रिकॉशन हमने नहीं लिया। एक तो एक्टिव वर्किंग एरिया हम एकदम उसके नजदीक चला रहे थे, ओबी डंप के एक बफर बैरियर जो छोड़ना चाहिए था वो नहीं छोड़ा, वो तो गलती था। दूसरा गलती क्या था कि जब मालूम है कि बहुत हाइट का ओबी डंप है, तो उस क्षेत्र में हमको डंपर और आदमियों को नहीं रहने देना चाहिए था। उस एरिया में आदमी और मशीन्स को नहीं रहने देना चाहिए था। यदि स्लाइड भी हुआ होता तो आदमी की जान तो बच गई होती। तो दो लैप्सेस हुए हैं। ठीक है, तो किसके कारण हुआ था ये राजमहल वाला एक्सीडेंट? राजमहल वाला जो एक्सीडेंट था वो स्टार्टअप फेल्योर का नतीजा था। ओबी डंप का स्टार्टअप फेल कर गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एवीए डंपर में बताए थे बाबू, एवीए ऑडियो विजुअल अलार्म और सेफ्टी फीचर्स इन डंपर्स करके हम एक वीडियो भेजे माइन से, जिसमें डंपर का फोटो होगा। उसमें भी एवीए को दिखाया हमने, एक्चुअल में दिखाया। देखिए, एकरा एवीए बोलते, ये ऐसा ऐसा ब्लिंकिंग करता है और आवाज भी करता है, ऐसा बोला होगा वीडियो में। मेरा तो आज गला खराब है, लगातार 5.5 महीना से आप लोगों को बोल रहा हूँ, माइंस में भी हल्ला करता हूँ, रात में आप लोग को पढ़ाता हूँ, तो गला हो गया खराब, थोड़ा आवाज में दिक्कत हो रहा होगा तो सॉरी। एवीए ऑडियो विजुअल अलार्म जो है ये किन में लगता है? जो भी माइनिंग की मशीनरीज है, माइंस में जो भी मशीन इस्तेमाल होता है जो मूवमेंट करता है, क्या करता है? जो मूवमेंट करता है, आगे पीछे जो मशीन होगा वो सारे मशीन में एवीए लगाना है। स्टेशनरी पोजीशन में चलने वाली मशीन में लगाने की जरूरत नहीं है। और हम एक दिन कन्वेयर बेल्ट का बता रहे थे, रेगुलेशन 97 शायद, उसमें बताया था ऑडियो विजुअल प्री स्टार्ट वार्निंग अलार्म, वो अलग चीज है बाबू। आपका बेल्ट जैसे चालू होगा, चालू होने के पहले क्या बोलता हो? सावधान सावधान, बेल्ट चालू हो रहा, बेल्ट चालू हो रहा। वो प्री स्टार्ट वार्निंग अलार्म है और चू 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 बजता है, तो ऑडियो विजुअल अलार्म है। लेकिन वो ऑडियो विजुअल अलार्म नहीं है पूरा, वो क्या है? ऑडियो विजुअल प्री स्टार्ट वार्निंग अलार्म है कन्वेयर बेल्ट के केस में। और जो मशीन मूवमेंट करता है, जैसे डंपर, डोजर, ग्रेडर, ये वाटर टैंकर, ये क्या है? आगे भी जाएगा और पीछे भी आपको रिवर्स करना पड़ता है कई बार, घुमाने के लिए, पीछे लेने के लिए। तो इसका काम कब है? जब एवीए का काम कब है? जब हम डंपर को या कोई भी व्हीकल को रिवर्स कर रहे हैं, तब नहीं इसका काम है। तो जो डंपर को फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करना, उसमें लगता है। आपको ऑप्शन दिया है, एवीए इज यूज्ड इन 52 में बेल्ट कन्वेयर क्रशर तो स्ट्रेस चीज है जी, तो ओकरा में लगेगा। हम क्या बोला? जिसमें थ्रू मोशन होगा, आगे और पीछे वाला मोशन होगा, उसमें रहेगा, क्रशर में रहेगा, बेल्ट कन्वेयर में नहीं रहेगा। रेस शेल्टर, अरे रेस शेल्टर तो बिल्डिंग में होता है बाबू, उसमें क्या रहेगा? और बचा व्हीकल्स यूज्ड इन माइंस, तो क्या आंसर होगा? व्हीकल्स यूज्ड इन माइंस। लेकिन ये भी जिसने दिया
वो थोड़ा बढ़िया से स्पेसिफाई नहीं किया। व्हीकल यूज्ड इन माइंस, जिसका क्या बोलना था, जिसका मोशन में जो करता है, जो आगे और पीछे होता है, वो व्हीकल माइंस में जो यूज होता है उसमें एवीए का इस्तेमाल करना है। डंपर, डोजर, ग्रेडर, ठीक है, आपका वाटर टैंकर, इस टाइप का जो भी जिसको रिवर्स करने की जरूरत पड़े वो वाले में, ठीक है। 53, क्वेश्चन नंबर 53, ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था, कोल माइनिंग का है लेकिन जनरल नॉलेज का है। न्यू कोल माइंस रेगुलेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड इफेक्टिव फ्रॉम, क्या बोल रहा है कि आपका जो नया कोल माइंस रेगुलेशन 2017 है, 53 नंबर क्वेश्चन का, कि कब इंट्रोड्यूस किया, वो कब से इफेक्टिव है, ठीक है। सीएमआर 2017 को पूछ रहा हूं, सीएमआर 2017। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया, मार्च 2017, नवंबर 2017, मार्च 2018 और नवंबर 2018। अरे भैया जब सीएमआर 2017 का है तो 18 वाले तो दोनों ऑप्शन गए, अब बच गया क्या, मार्च 17 और नवंबर 17, मतलब नवंबर 2017 मार्च 2017, यही नहीं जी। अरे रेगुलेशन 17 का तो 18 में का तो कोई बात ही नहीं आता है, न्यू रेगुलेशन बोला। 53 का क्वेश्चन नंबर अपने पेपर में उठा के देखिएगा। न्यू सीएमआर वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड इफेक्टिव फ्रॉम, तो वो हमारा जो सीएमआर 2017 है ये इफेक्टिव, इसका इंट्रोड्यूस और इफेक्टिव डेट है 27 नवंबर, हम डेट भी बता दे रहे, 27 नवंबर 2017, 27 नवंबर 2017 को ये लागू हुआ। कब लागू हुआ, सीएमआर 2017 27 नवंबर 2017 को। ऐसे ही आपका जो माइंस एक्ट 1952 जिसको आज हम बोलते हैं, पहली बार माइंस एक्ट कब बना था और उसका क्या नाम था, इंडियन माइंस एक्ट नाम था। जो आज हम माइंस एक्ट पढ़ते हैं उसका पुराना नाम क्या था, इंडियन माइंस एक्ट, और ये सबसे पहली बार बना था 1901 में। कब बना था बाबू, 1901 में। उसका 23, 28, 35, 45, 48, 53, 52, फिर 53, 59, इस टाइप के अमेंडमेंट होते चले गए। और जो अभी आप 8 प्रेजेंट जो आप पढ़ते हैं उसमें 1985 में बहुत सारे कुछ आमूलचूल परिवर्तन किए हैं, कुछ अमेंडमेंट किए हैं, लेकिन ओरिजिनल नाम जो है उसका अभी भी माइंस एक्ट 1952 है, ठीक है। कोल माइंस एक्ट में बहुत सारा चेंजेस का जरूरत पड़ा, इसलिए थोड़ा थोड़ा अमेंडमेंट न करके एक साथ अमेंडमेंट कर दिया, एक बैक, और नाम दे दिया सीएमआर 2017। लेकिन ये जो माइंस एक्ट 1952 आज आप पढ़ते हैं वो एक दिन का नहीं है। कहां से चालू हुआ, इसका जर्नी कहां चालू हुआ, 1901 से में पहली बार इंडियन माइंस एक्ट के नाम से बना और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। और 1952 के बाद भी कई प्रोविजंस जोड़े गए, कई अमेंडमेंट किए गए, ठीक है। ये नहीं था, अभी कोई बच्चा हमको एक दिन पूछ रहा था तो हम बोला कि इसको बता दिया जाए। हाँ 54 इसको लिख देते हैं। क्वेश्चन फिर से देखिए, लगता है वीडियो चालू नहीं हो पाएगा। वन माइंड शुड बी अंडर सोल कंट्रोल ऑफ, ऑप्शन दिया ओनर, एजेंट, इंजीनियर, मैनेजर, 4 ऑप्शन दिए आपको। तो वर्ड क्या है, सोल कंट्रोल ऑफ, एकमात्र नियंत्रण में, किसके एकमात्र नियंत्रण में, कोई एक माइन होगा, ठीक है। माइन का ओनर भी रहेगा, माइन का एजेंट भी रहेगा, लेकिन माइन किसके एकाधिकार में रहेगा, वो रहेगा मैनेजर के। सेक्शन 17 माइंस एक्ट 1952 का सेक्शन 17 को पढ़िएगा, वहां पे ये बात लिखा है। कहां लिखा है, माइंस एक्ट सेक्शन 17 से क्वेश्चन लिया है, मैनेजर्स करके दिया है। क्या दिया उसमें, कुछ दिया है कि एक माइन जो रहेगा वो एक मैनेजर के सोल कंट्रोल में रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दिया है सेक्शन 17 में कि माइन का सीएमएसडी, सीएमएसडी समझते रहे बाबू, सीएमएसडी, कंट्रोल मैनेजमेंट सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ द माइन,
के लिए मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर CMSD, कंट्रोल मैनेजमेंट सुपरविजन एंड डायरेक्शन। ठीक है, तीसरा दिया, तीन पॉइंट है सेक्शन 17 में। एक तो ये वाला दिया था कि माइन जो है मैनेजर के सोल कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या दिया कि माइन जो है मैनेजर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल मैनेजमेंट सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ द माइन। थर्ड में बोला कि जो व्यक्ति मैनेजर के प्रति उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है, उसको सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन मैनेजर के थ्रू आएगा, मैनेजर को बाईपास करके नहीं आएगा। ये लिखा है, यही 3 पॉइंट हुआ है सेक्शन 17 में। तो ये कहां से था? सेक्शन 17 से। बोलता ना डायरेक्टर क्वेश्चन नहीं आता। अरे डायरेक्टर ना है, बुझाएगा जब समझ आएगी डायरेक्टर है कि नहीं है। डायरेक्टर ने क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मिलते हैं।